दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने एक खास प्रोग्राम में। दोस्तों हमने ये देखा है कि कई बार जो बच्चा होता है वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से माँ बाप को बता नहीं पाता। माँ बाप भी बड़ा परेशान रहते हैं कि बच्चा देखने में तो स्वस्थ है लेकिन वो अपने मन की भावना या जो वो बताना चाहता है वो बता नहीं पाता है, थोड़ा सा शाई रहता है, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है दुनिया के सामने, माँ बाप के सामने। तो माँ बाप के मन में एक बड़ा सा डर सा रहता है जिससे बहुत सारे माँ बाप इस समस्या से आज भी वर्तमान में जूझ रहे हैं। दोस्तों आज हम उसी संदर्भ में जानेंगे कि ऑटिज्म क्या है और उसके लक्षण क्या हैं, कैसे उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इस बारे में आज हमारे साथ डॉक्टर अर्पित गोयल जी हैं जो MBBS MD हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं मरियमपुर हॉस्पिटल में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऑटिज्म क्या है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑटिज्म क्या है, प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। आई थिंक हमारी आज की कॉन्वर्सेशन हर पेरेंट को सुननी चाहिए। ऑटिज्म बेसिकली एक बीमारी नहीं है, एक ब्रेन डेवलपमेंट के से जुड़ी एक कंडीशन है जिसमें बच्चा इस दुनिया को अलग तरीके से देखता है, अलग तरीके से समझता है और अपने ही एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि उस पर कोई ऑर्गेनिक लेजन नहीं है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, माँ बाप परेशान होते हैं कि क्या करे जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितनी जल्दी इसको पहचानेंगे उतनी जल्दी आगे अर्ली इम्प्रूवमेंट और बेटर प्रोग्नोसिस होगी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि इसको अर्ली पहचाने, तो देखिए एक छोटा बच्चा है जो अपने मन की बातें या अपनी चीज़ें ब्रीफ मतलब बता नहीं पाता अपने माँ बाप को, माँ बाप नहीं समझ पाते। तो ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे माँ बाप को पता चल जाए कि ये बच्चा ये चीज़ों को फेस कर रहा है? देखिए यूजुअली ये जो बीमारी है ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बाद ही प्रेजेंट करती है, ये जन्मजात नहीं होती। और जब वो एज अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स तक पहुंचते हैं तब माँ बाप ये देख सकते हैं कि बच्चा उनको एक्सप्रेस करने के कैपेबल नहीं है मतलब अप्रॉक्सीमेटली विद अदर चाइल्ड ऑफ द सेम पीयर एज ग्रुप। जो दूसरे उम्र के बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा वैसे बिहेव नहीं करेगा। वो एक कोने में खड़ा रहेगा, फेस के आगे ऐसे फिंगर्स मूवमेंट करेगा, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और बच्चों से ज़्यादा शांत रहेगा, बात करने में पूरी अपनी बात कहने में असमर्थ रहेगा। तो हमें और पेरेंट्स का ये रोल रहता है कि उस समय उसको अर्ली आइडेंटिफाई करके एक फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं और उसके बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट बताया जाए उसको फॉलो करें। अच्छा सर, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या गर्भावस्था में भी इसके बारे में पता चल सकता है या जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो जैसे किस एज से चीज़ें समझ में आने लगती हैं? देखिए आप ये कहना कि प्रेगनेंसी के दौरान ही इस बीमारी का पता लग पाना ये नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई खून से रिलेटेड कोई ब्लड इन्फेक्शन या फिर कोई ऑर्गेनिक लेजन या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है जो कि ब्रेन में नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये एक ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी कंडीशन है जो कि वाइल ग्रोइंग अप बेबी के साथ होती है। जो अप्रॉक्सीमेट एज है जिसपे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो 18 मंथ से लेकर 2 to 3 years ऑफ एज होती है, जिसमें हम ये सारे लक्षण जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब माँ बाप का दायित्व ये बनता है कि वो किसी पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं बेबी को और उसके बाद जैसा भी ट्रीटमेंट जो बताया जाएगा उसको फॉलो कर पाए। अच्छा सर, जैसे हम बात करें तो जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ये लगता है कि बच्चों को कुछ हो ना। तो मान लीजिए अगर ये कोई बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है तो क्या वो मेडिसिन से ही ठीक होगा या इसकी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज वगैरह है, उसके बारे में भी थोड़ा? देखिए ये ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी कंडीशन है जैसे मैंने पहले बताया, तो कोई भी ज़्यादा दवाई इसमें हेल्प नहीं करती। जो हेल्प करता है वो बिहेवियरल थेरेपी। अगर कोई बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसको बिहेवियरल थेरेपी देनी पड़ती है, कॉग्निटिव, जिसमें बेबी को सिमुलेशन देना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है, बात करनी रहती है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है या देर में बोलना शुरू किया है तो उसको स्पीच थेरेपी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन चीज़ों में ये समझना है, सबसे पहले हमें ये स्टिग्मा रूल आउट करना है कि हमारा बच्चा बीमार है। वो बीमार नहीं है, वो बस दुनिया को एक अलग तरीके से देख रहा है। यही समझते हुए जब हम पेरेंट्स और डॉक्टर्स साथ में मिल के बेबी के डेवलपमेंट में जुड़ते हैं तो आउटकम बहुत अच्छा होता है। लोगों को ये लग जाना कि हम अगर
अगर डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो हमारा बच्चा बीमार है, उसको बीमार लेबल करना, ये सरासर गलत है। वो सिर्फ एक कंडीशन है जो बड़े होते हुए डेवलप हुई है, उसको रिवर्स किया जा सकता है बहुत हद तक, और उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए कोई गोली नहीं या मेडिसिन नहीं है जो उसको खिलाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो अगले जो आगे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें बेबी को सपोर्ट देना एज बिहेवियरल थेरेपी, या फिर बोल नहीं पा रहा तो स्पीच थेरेपी, ये सारी चीजें जब दी जाएंगी तो आउटकम इंप्रूविंग होता है, ना कि कोई मेडिसिन से। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बेसिकली ये बीमारी नहीं है, बस एक बच्चे के देखने का नजरिया है जो अलग तरह से वो दुनिया को देख रहा है। तो सर जैसे आजकल जैसे जो वर्तमान समय चल रहा है, तो इसमें हमने बहुत देखा है कि जो माँ बाप होते हैं, बच्चा रोने लगता है तो एक मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, छोटा बच्चा मोबाइल लेके अपना गेम खेल रहा है या व्यस्त है बच्चे में, तो क्या इससे भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो जैसे आपकी बात है कि आपका जो क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या स्क्रीन्स ऑटिज्म कॉज करते हैं, तो देखिए स्क्रीन अपने आप में ऑटिज्म कॉज नहीं करता। जो इंटरैक्टिव सेशन है अगर वो नहीं है, सपोज कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहा है बच्चा, तो वो कभी ऑटिज्म वो नहीं करेगा कॉज। लेकिन अगर कोई सिर्फ माइंडलेस वॉचिंग अगर देखें हम स्क्रीन को, तो वो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में ले जाता है बेबी को, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्टिव इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। बेबी बस माइंडलेसली टीवी स्क्रीन को देख रहा है और उससे कुछ भी उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब हमारा जो दायित्व बनता है कि हम ये चीज को आइडेंटिफाई करें कि स्क्रीन इन इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज या डिसीज कॉजिंग एजेंट। जो इम्पोर्टेंट है कि इंटरैक्शन होना चाहिए, बच्चे से बात करना इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया, मैं उसमें इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जब पेरेंट्स बेबीज के साथ, अपने बच्चों के साथ स्क्रीन देखते हैं, तो उनका ये दायित्व रहता है कि उसमें वो इंटरैक्ट करें। देखो वो घोड़ा देख रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो किस कलर का है, तो उसका इंटरैक्शन इंप्रूव होता है, वो आउटकम्स इंप्रूव करेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि ऐसा कि सपोज कोई वीडियो कॉल पे है तो अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चों को नई स्क्रीन नहीं दिखानी है क्योंकि ऑटिज्म हो जाएगा। नहीं, सामने वाला इंटरैक्ट कर रहा है, आप वीडियो कॉल पे उसको दिखा सकते हो फॉर अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, बट वहीं अगर उसको सिर्फ दिन भर कार्टून्स दिखा रहे हैं जो कि जिसमें कोई बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, तो दैट इज मोर हार्मफुल। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर बच्चा और पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि जब वो कुछ देख रहा है तो वो उसके साथ 1-to-1 इन्वॉल्व है कि नहीं। ऐसा नहीं कि केवल वो देखता चला जा रहा है और उसका कोई 1-to-1 इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो माँ बाप को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, जैसे एक स्क्रीन टाइम भी बोलते हैं कि इतनी देर से ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो This is a very nice question. I wanted to elaborate on this. Less than 2 years of age पे बेबीज का, चिल्ड्रन का कोई भी स्क्रीन टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देगा वो, क्योंकि 2 साल से कम बच्चे को आप टीवी दिखाओगे वो कार्टून्स एंजॉय करेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है पेरेंट्स बिजी होते हैं, वो बच्चों को मोबाइल फोन देके छोड़ देते हैं कि थोड़ी देर काम रहेगा। दैट इज रॉन्ग व्हाट आई फील फॉर लेस देन 2 years of age, क्योंकि वो तो इंटरैक्ट करना चाह रहा है, पर अगर आपने उसको मोबाइल फोन या कोई स्क्रीन में एंगेज कर दिया तो वो इंटरैक्ट नहीं करेगा, और अगर लॉन्ग टाइम यही रहेगा तो फिर वो इंटरैक्ट करना छोड़ भी देगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि ये ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी कंडीशन है। हमको ये करना है कि लेस देन 2 years of age पे अगर उसको हम स्क्रीन दिखा भी रहे हैं तो उसको कांस्टेंट इंटरैक्शन करें। मोर देन 2 years of age जो लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, दैट इज 30 minutes to 1 hour, एंड दैट शुड बी लिमिटेड ओनली फॉर इंटरैक्टिव वीडियोस। जैसे कुछ कार्टून्स हैं जो इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, कुछ राइम्स या पोएम्स हैं वो दिखा रहे हैं, साथ ही साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, पर माइंडलेस स्क्रीन वॉचिंग इज नॉट रिकमेंडेड इन अ टॉडलर एज ग्रुप। जो 2 साल से ऊपर है उनको तो फिर भी 30 minutes तक आप दिखा सकते हो, 30 minutes पर। लेस देन 2 years पे तो नहीं दिखाना चाहिए, until unless you're not interacting with the child। आप बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसे मोबाइल फोन दे के छोड़ दिया, दैट इज रॉन्ग। डॉक्टर साहब, मैं एक ये सवाल है मेरे मन में कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चा है वो देर से बोलना चालू करता है, तो माँ बाप बड़ा घबरा जाते हैं कि भाई दूसरे का बच्चा तो इतनी जल्दी बोल रहा है, हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है, तो क्या वो ऑटिज्म है या इसमें कुछ? मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर स्पीच डिले ऑटिज्म नहीं होता।
पर वो भी एक ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में फॉल करता है। हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वो किस कारण से है। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से बच्चा ठीक होता है पर वो बोल नहीं पा रहा है, जैसे कि टंग टाई, सपोज जीभ चिपकी है तो तब नहीं बोल पा रहा, तो वो दूसरी चीज है rather than ऑटिज्म। फिर वैसे अगर ऑटिज्म में स्पीच डिले हो रहा है तो उसके लिए आगे फिर स्पीच थेरेपी लगती है और बाकी इंटरेक्टिव सेशंस लगते हैं और वो कवरेबल है। पर वही अगेन मैं यही एम्फसाइज करना चाहूँगा, हर स्पीच डिले ऑटिज्म नहीं होता। काफ़ी बार हम लोग पेरेंट्स बेबी को ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि ये लेट ब्लूमर है, लेट शुरू कर रहा है, पर उसमें भी अर्ली इवैल्यूएशन हेल्प्स इन बेटर प्रोग्नोसिस। मतलब जितनी जल्दी इस चीज़ को पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी इस पे काम होगा और आगे जाके बच्चे का डेवलपमेंट उतनी ही जल्दी ठीक हो जाता है और बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बराबर हो जाता है। अच्छा सर, जैसे हमने पहले भी बात करी कि बच्चा अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता, तो जैसे एक छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा अपनी फीलिंग्स वैसे भी नहीं बता पाता, तो कैसे मतलब माँ बाप को समझ में आ जाए कि ये अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा है ये चीज़? जो आप कह रहे हो कि वो इमोशंस नहीं बता पाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑटिज्म में बेबीज का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अलग रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोशंस फील नहीं करते। माँ बाप को ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी है कि बच्चा अगर शांत रह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, कोने में एक बैठा है अपना शांत, या फिर आप देख रहे हैं कि कहीं वो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं आप इसको कुछ दिखाने के लिए तो वहाँ नहीं देख रहा है, इनअटेंटिव लग रहा है, तो ऐसी सब जब आपको कुछ ऐसी दिक्कत लगे तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके उनसे ये चीज़ डिस्कस करें। क्योंकि जब अगर बच्चा 18 महीने से 2 साल के बीच में होगा तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें कि सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चनआयर होता है, उसका आंसर देने पे उसका स्कोर निकाला जाता है, उस पे पता चल पाता है कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है कि नहीं। एक बार वो डायग्नोस होता है तो उसके बाद आगे कई सारी थेरेपीज हैं, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, इन सब चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आ सकता है। तो दोबारा मैं एम्फसाइज एक ही चीज़ पे करना चाहूँगा, जितनी जल्दी हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम रेक्टिफाइड चेंजेस ला पाएंगे और उतना ही अच्छा बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, जो आप अभी स्पीच थेरेपी और उसके बारे में बता रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में भी बताएं सर। देखिए, जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे को स्पीच डिले है या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में फॉल हो रहे हैं तो हम लोग उसको स्पीच थेरेपी पे डालते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं। कुछ शब्द वो स्पेसिफिकली नहीं बोल पाते हैं, उनको ग्रेजुअली ट्रेन करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जाके डेवलपमेंट आना चालू होता है। जो भी कुछ ऐसी फील्ड्स लगती हैं जिसमें कुछ लैक कर रहा है उस तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है और ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आए, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट डेली अगर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उसी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है और आगे प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब बच्चे की हर मतलब जो भी छोटी छोटी वो खामियां हैं, अगर वो उसको कवर कर रहा है तो उसका हमें एक सक्सेस इवेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चा मोटिवेट हो और अच्छी तरह से इंटरेक्शन इसकी, मतलब बच्चे से जितना आप बात करोगे उतना ही ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। आप उसको आप उसको बात करने में कुछ चीजें सिखाओगे, कुछ चीजें बताओगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे। और इसमें थोड़ा पेशेंट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमें अगर पता चला है कि कुछ दिक्कत है तो 1 महीने में ये चीज एकदम ठीक हो जाएगी। ये ग्रेजुअल जब ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ हमें लगे रहना पड़ेगा और यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन सम टाइम। मतलब बेसिकली ये बीमारी नहीं है, बस बच्चे का देखने का नजरिया जो है वो थोड़ा सा अलग है और इसमें एक माँ बाप का भी बहुत अहम योगदान है कि वो बच्चे की इस प्रॉब्लम को समझें और उसको प्रोत्साहित करें और ना उसको बीमार जैसा फील ना करें। तो बेसिकली ये है। अच्छा सर, जैसे हमारे भारतीय समाज में एक देखा गया है कि जब कोई बच्चा इस तरह की थेरेपी लेता है या डॉक्टर के पास जाता है तो समाज उसको बड़ा एक, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब एक अलग नजरिए से देखता है। तो क्या ऐसा, मतलब इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। इस माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि अक्सर एक स्टिग्मा इन्वॉल्व है। पेरेंट्स ये एड्रेस नहीं करना चाहते कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि देखिए, जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे कि कुछ दिक्कत है तब तक वो दिक्कत सही नहीं होगी और इग्नोर करने से तो ये दिक्कत और बढ़ेगी ही।
तो अगर पेरेंट्स ये असेस कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो कंसल्टिंग अ पीडियाट्रिशियन इज नॉट रॉन्ग, इज नेवर रॉन्ग। एक बार अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने बताया कि यस ये बेबी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है, तो जो भी एडवाइस ट्रीटमेंट है वी शुड फॉलो दैट टू द कोर। और उसमें ज़्यादा वर्कअप होने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा कि बहुत परेशान हो गए हमारे बच्चे के साथ, ऐसा है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी कंडीशन है। अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक लेजन नहीं है, मतलब ब्रेन तो प्रॉपर ठीक बना है, बस उसकी वायरिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई है। वो ग्रेजुअली जब हम डेवलपमेंट के साथ, बेबी के साथ उस पर मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, बट इमीडिएटली नहीं, कुछ समय में डेफिनेटली होंगी। सर, जैसे आप तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में हैं, तो इस तरह के कई केसेस आपके साथ आते रहते होंगे आपके सामने। कोई ऐसा केस है जो आपके दिल के बड़ा करीब रहा हो और आप उसके बारे में कुछ? हाँ जी, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, मेरे पास आया था 2 साल पहले। एक 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड था जिसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे, काफ़ी परेशान थे। दे वर वेरी वरीसम कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा साइड में खड़ा रहता है और बच्चों के साथ खेलने भेजें तो ये अंधेरे में कोने में खड़ा रहता है, फिंगर्स पॉइंट करता रहता है और किसी से बात नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे नेबर्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि कोई ऊपरी चक्कर है, आप कहीं कंसल्टेशन लीजिए, कुछ कीजिए। तो पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज काउंसल द पेरेंट्स कि लेट्स स्क्रीन द बेबी फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। वी स्क्रीन द बेबी केम पॉजिटिव in high risk category. Then we moved on to behavioral therapy, then speech therapy, and with the support of parents. That was very important. His parents, grandparents, both were very supportive in the treatment, and baby was on regular follow up for next 2 years, and the baby started showing significant improvement. Baby was more interactive. Then baby was very good at some things, like he liked doing maths a lot, so he started on doing calculations early and all that. But the gist was कि it was all due to his parents' best efforts along with our team that proper results were there, and the currently baby is doing as fine as other child or children of the same age group, I would say. तो सबसे ज़्यादा सही चीज़ इसी उसमें केस में मुझे लगी कि पेरेंट्स का इतना सपोर्ट होना एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ थी उस बेबी के लिए। ओवर द इयर्स जो 2 साल 3 साल में हमने उसमें इम्प्रूवमेंट देखा है वो बहुत अच्छा देखा है। वो कैलकुलेशंस अच्छी कर रहा है, अपने जो सेम एज के जो बाकी बच्चे हैं उनके बराबर काम अच्छा कर रहा है। और इतना जो पहले जो दिक्कत उनके पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती थी विद देयर एफर्ट्स विद अलॉन्ग विद आवर टीम, उनके साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और तो इन टोटल मुझे यही लगता है कि माँ बाप का एफर्ट्स अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स एफर्ट्स, जो दोनों कॉम्बिनेशन में जो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, दैट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टू द बेबी। तो सर, जो माँ बाप ऐसे बच्चों के साथ हैं, तो मैं चाहूँगा एक संदेश आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही बताना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ दिक्कत है, देन वी मस्ट विजिट आवर पीडियाट्रिशियन, डिस्कस इट ऑल दीज प्रॉब्लम्स विद हिम। अगर कोई जो भी ट्रीटमेंट या इफ द बेबी फॉल्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू द पीडियाट्रिशियन, देन वी शुड मूव अहेड, वी शुड गो अहेड विद द ट्रीटमेंट एडवाइस। और बहुत ज़्यादा परेशान ना होके जो भी बेस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन है वो हम बेबी के साथ करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो कि रिवर्स हो सकती है विद। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्क्रीन बेबी को पकड़ाना ताकि वो शांत रहे, ये गलत है। आई विल अगेन एडवाइस कि माइंडलेस वॉचिंग को अवॉइड करना है, बल्कि माइंडफुल वॉचिंग या इंटरैक्टिव सेशंस को इनकरेज करना है। हम कुछ ऐसे खिलौने यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से ये स्क्रीन टाइम अवॉइड किया जा सके, जिसमें बेबी इंटरैक्ट रहे, उसका डेवलपमेंट अच्छा होता रहे और ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्क्रीन टाइम के, ये अवॉइड कर पाए। तो दोस्तों, देखा आपने कि डॉक्टर अर्पित गोयल जी ने बहुत अच्छे से हमें इसके बारे में बताया। ये एक कोई बीमारी ना हो के बस एक माइंड डेवलपमेंट है जो बच्चे का एक अलग तरीके से हो रहा है। और साथ ही माँ बाप को भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे को मोटिवेट करें, उसको बीमार ना समझें, जिससे बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मेन धारा में जुड़ सके। तो इसी तरह के हेल्थ टिप्स को जानने के लिए हमारे मरियमपुर कानपुर के पेज को फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।